हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी सभी अच्छे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों को सामने डिस्कशन करूंगा लिगेंडो के बारे में। अब देखो, आज का लेक्चर और इससे आगे आने वाले 2-3 लेक्चरों के अंदर मैं लिगेंडो की पूरी केमिस्ट्री आप लोगों के लिए समझा दूंगा। ठीक है ना। आप एक एक लेक्चर को ध्यान से समझते चलो। आगे आने वाले 2-3 लेक्चरों में हम लिगेंड की कंप्लीट केमिस्ट्री को पढ़ लेंगे। देखो, इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर भी मैंने लिगेंडो के बारे में थोड़ा आप लोगों के लिए बेसिक बता दिया था। अब आज के इस लेक्चर में हम लिगेंडो के बारे में बिल्कुल डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए लिगेंड की डेफिनेशन को बता देता हूं कि आखिरकार लिगेंडो की क्या डेफिनेशन होती है। तो मैंने आप लोगों के लिए क्या बात बताई है, क्या उन सभी को हम लिगेंड बोलते हैं जिनके पास कम से कम एक इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हो। किस तरीका से, जैसे कि मैं आप लोगों के लिए बोर्ड पर लिख देता हूं। मैंने आप लोगों से क्या बात बोली है कि जो मेटल होती है, ठीक है ना, मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करता है, लिगेंड करता है। और लिगेंड की सबसे बड़ी खूबी यही होती है कि इसके पास कम से कम एक इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होना चाहिए, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है ना। तो इसमें लिगेंड क्या होता है कि लिगेंड अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों को किसके लिए देता है, मेटल के लिए। ठीक है ना। लिगेंड अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों को किसके लिए देता है, मेटल के लिए। तो यहां पर लिगेंड की भरी कक्षक भाग लेती है और मेटल की खाली कक्षक भाग लेती है। और इस मेटल और लिगेंड के बीच में जिस बंध का निर्माण होता है, जिस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उपसह संयोजक बंध, मतलब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो मैं यहां पर लिख देता हूं आप लोगों के लिए, ये जो बॉन्ड बना है इसको हम क्या बोलेंगे, उपसह संयोजक बंध। उपसह संयोजक बंध मतलब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। उपसह संयोजक बंध मतलब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। और इनसे जिन यौगिकों का निर्माण होता है उन यौगिकों को हम क्या बोलते हैं, उपसह संयोजक यौगिक, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। मैंने लिगेंडो के बारे में क्या बोल लिया, क्या उन सभी को हम लिगेंड बोलते हैं जिनके पास कम से कम एक इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हो। लिगेंड को हम दूसरी तरीका से, इस तरीका से भी लिख सकते हैं कि बे परमाणु, ध्यान से समझना, बे परमाणु, कोई परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है या आयन हो सकता है। बे परमाणु, अणु या आयन जो अपना इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करके केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करता है, उन सभी को हम क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए लिगेंड की डेफिनेशन को बता देता हूं कि देखो, ये लिगेंड कोई भी परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है या आयन हो सकता है, जो मेटल के साथ उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करता है, उन सभी को हम क्या बोलते हैं, उन सभी को हम क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। अब देखो, ध्यान देने वाली बात यह है कि माना कि कोई लिगेंड है और उस लिगेंड में जो मेटल, उस लिगेंड के अंदर जो परमाणु होगा वो यदि मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, दाता परमाणु, अर्थात डोनर एटम। किस तरीका से, उसको मैं बता देता हूं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लिया मैंने, NH3 का एग्जांपल ले लिया। अब आप लोगों को पता है कि NH3 एक लिगेंड होता है। तो यहां पर जो मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो कौन करेगा, नाइट्रोजन परमाणु। मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो कौन करेगा, नाइट्रोजन परमाणु। क्योंकि यहां पर नाइट्रोजन परमाणु के पास में एक इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है, तो एक इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हो गया तो NH3 कौन हो गया, आपका लिगेंड हो गया। और ये मेटल को अपने इलेक्ट्रॉनों को देकर यहां पर कौन से बंध का निर्माण करेगा, उपसहसंयोजक बंध का, मतलब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो इस NH3 के अंदर ये जो नाइट्रोजन परमाणु है ना, नाइट्रोजन परमाणु, ये नाइट्रोजन परमाणु कौन हो गया, दाता परमाणु, मतलब डोनर एटम। दाता परमाणु मतलब डोनर एटम। दूसरा एग्जांपल ले लो आप H2O का, ठीक है ना। तो आप लोगों को पता है कि ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर होते हैं। अगर ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर मेटल को दे दे तो कौन से बंध का निर्माण हो जाएगा, उपसहसंयोजक बंध का निर्माण हो जाएगा। अब देखो, ध्यान देने वाली बात यहां पर कौन है कि इसके अंदर ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है, लेकिन हाइड्रोजन के पास में तो लोन पेयर नहीं है। तो किसके पास में लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास में। तो ये ऑक्सीजन एटम ही हम लोगों को कौन हो गया, दाता परमाणु, मतलब डोनर एटम। कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि जिस लिगेंड के अंदर
जो परमाणु मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जो परमाणु मेटल के साथ उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करेगा, उस परमाणु को हम क्या बोलेंगे, दाता परमाणु, मतलब डोनर एटम। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये तो लिगेंड की डेफिनेशन हो गई। अब अगले टॉपिक के बारे में हम जो डिस्कशन करेंगे वो डिस्कशन करेंगे लिगेंडो का वर्गीकरण, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, ठीक है ना। तो लिगेंडो के वर्गीकरण को मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं, ठीक है ना। फिर मैं आप लोगों के लिए लिगेंड पर चार्ज देखना बताऊंगा कि आप लिगेंड पर चार्ज किस तरीका से देखोगे। तो चलो ठीक है, मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं, यहां पर हेडिंग डाल देता हूं, लिगेंडो का वर्गीकरण, ठीक है ना, लिगेंडो का वर्गीकरण। तो देखो अगली हेडिंग हो गई हमारी लिगेंडो का वर्गीकरण, लिगेंडो का वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, ठीक है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। अब देखो लिगेंडो के वर्गीकरण के बारे में मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि लिगेंडो का वर्गीकरण हम दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो हम आवेश के आधार पर कर सकते हैं और एक हम दाता परमाणु के आधार पर कर सकते हैं। तो मैंने पहले दोनों टाइप को लिख देता हूं, फिर एक एक टाइप का आप लोगों को सामने बिल्कुल डिटेल से डिस्कशन करूंगा। तो देखो लिगेंडो का वर्गीकरण हम कितने प्रकार से कर सकते हैं, दो प्रकार से। पहले मैंने लिख रहा हूं मैं आवेश के आधार पर वर्गीकरण, आवेश के आधार पर, ठीक है ना। एक तो हम किसके आधार पर करेंगे, आवेश के आधार पर, आवेश के आधार पर मतलब चार्ज के बेस पर हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, और दूसरा देखेंगे हम दाता परमाणु की, दाता परमाणु की संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर। तो देखो बच्चों पूरी तरीका से बोर्ड की तरफ देखना, मैंने आप लोगों से क्या बात बोली है कि लिगेंडो का वर्गीकरण हम दो प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है ना। एक तो हम आवेश के आधार पर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं और एक हम दाता परमाणु की संख्या के आधार पर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। आवेश के आधार पर तो हम लोग ये देखेंगे कि भाई लिगेंड उदासीन है या लिगेंड पर पॉजिटिव चार्ज है या लिगेंड पर नेगेटिव चार्ज है। और दाता परमाणु की संख्या के आधार पर हम ये देखेंगे कि माना कि किसी भी लिगेंड के अंदर एक दाता परमाणु है या दो दाता परमाणु है या तीन दाता परमाणु है या चार दाता परमाणु है या पांच दाता परमाणु है या छह दाता परमाणु है, ठीक है ना। तो दो प्रकार से होगा, एक तो आवेश के आधार पर और एक दाता परमाणु की संख्या के आधार पर। इनका बिल्कुल डिटेल से डिस्कशन करूंगा। तो मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले हेडिंग ले लूंगा मैं आवेश के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है ना, आवेश के आधार पर वर्गीकरण। तो देख लो आप लोग, आवेश के आधार पर वर्गीकरण आप लोगों के लिए समझा देता हूं। तो देखो पहला लिगेंडो के क्लासिफिकेशन के वर्गीकरण में आवेश के आधार पर वर्गीकरण मतलब चार्ज के आधार पर क्लासिफिकेशन। तो देखो आवेश के आधार पर हम लिगेंडो का वर्गीकरण कितने प्रकार से कर सकते हैं, तीन प्रकार से। तीनों टाइपों को मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं। आवेश के आधार पर हम तीन प्रकार से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। एक तो होते हैं हम लोगों के उदासीन लिगेंड मतलब न्यूट्रल लिगेंड, उदासीन लिगेंड मतलब न्यूट्रल लिगेंड, उदासीन लिगेंड मतलब न्यूट्रल लिगेंड। दूसरे होते हैं हमारे ऋण आवेशित लिगेंड, ऋण आवेशित लिगेंड मतलब एनायनिक लिगेंड, ऋण आवेशित लिगेंड मतलब एनायनिक लिगेंड। और एक होते हैं हम लोगों के धन आवेशित लिगेंड, धन आवेशित लिगेंड, धन आवेशित लिगेंड मतलब कैटायनिक लिगेंड। अब देखो बच्चों पूरी तरीका से बोर्ड पर ध्यान में रखना, अभी मैं आप लोगों के लिए तीनों को एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखो ध्यान से समझो, हम लोगों का लिगेंडो की क्लासिफिकेशन में पहली हेडिंग है आवेश के आधार पर वर्गीकरण। तो आवेश के आधार पर हम लिगेंडो का कितने प्रकार से वर्गीकरण कर सकते हैं, तीन प्रकार से। एक तो होते हैं आप लोगों के उदासीन लिगेंड। उदासीन लिगेंड उनको बोलते हैं जिन पर लिगेंड पर कोई भी चार्ज नहीं होता, मतलब ना ही तो लिगेंड पर पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही लिगेंड पर नेगेटिव चार्ज होता है। दूसरे में हम डिस्कशन करेंगे ऋण आवेशित लिगेंड, मतलब बिन लिगेंडों पर जिन पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है वो किसके अंदर आ जाएंगे, ऋण आवेशित लिगेंडों के अंदर। और धनावेशित लिगेंडों के अंदर हम उन लिगेंडों के बारे में डिस्कशन करेंगे कि जिन लिगेंडों पर पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है ना, जिन लिगेंडों पर पॉजिटिव चार्ज हो वो सभी किस में आ जाएंगे, धनावेशित लिगेंड में। अब देखो इन तीनों के एग्जाम्पल अभी मैं आप लोगों के सामने लिखूंगा, लेकिन उससे पहले मैं लिगेंडो पर आप लोगों के लिए चार्ज देखना बता देता हूं कि लिगेंडो पर आप चार्ज किस तरीका से देखोगे। तो देखो एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं आप लोगों के सामने, यहां पर NH3, ठीक है ना,
एक एग्जांपल ले रहा हूं आप लोगों के सामने NH3। और देखो ध्यान से समझना, अभी आप लोगों के लिए मैं लिगेंडों पर चार्ज देखना बता दूंगा। तो देखो बेटा, आप लोगों को पता है कि नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 3, ठीक है ना। कोई भी एटम यदि अपनी कंप्लीट वैलेंसी कर रहा है तो उस पर चार्ज क्या होगा, 0। और जैसे जैसे उसकी बैलेंसी गड़बड़ाती जाएगी वैसे वैसे उस पर चार्ज आते जाएंगे। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, किसी भी लिगेंड पर चार्ज देखने के लिए आप लोगों को उस एटम की बैलेंसी पता होना चाहिए। जैसा कि इस NH3 लिगेंड के अंदर हम अच्छी तरीका से जानते हैं कि नाइट्रोजन की बैलेंसी कितनी होती है, 3, मतलब नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, 3। और यदि नाइट्रोजन किसी लिगेंड में तीनों बॉन्ड कंप्लीट बना रहा है तो उस पर आवेश या उस पर चार्ज क्या होगा, 0। लेकिन जैसे जैसे उसकी बैलेंसी गड़बड़ाती जाएगी वैसे वैसे उस पर चार्ज आते जाएंगे। किस तरीका से, बोर्ड पर देखो। देखो भाई, मैंने क्या बात बोली आप लोगों से, नाइट्रोजन की ये आप लोगों की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है ना। मतलब नाइट्रोजन अपने कितने बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बनाता है। तो यहां पर देखो नाइट्रोजन अपने तीनों बॉन्ड कंप्लीट कर रहा है। इस नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं। तो यदि नाइट्रोजन परमाणु अपने तीनों बॉन्डों को कंप्लीट कर रहा है, तीनों बैलेंसिन को कंप्लीट कर रहा है, तो यहां पर इस पर जो आवेश होगा, यहां पर जो इस पर चार्ज होगा वो क्या होगा, 0। अर्थात NH3 एक उदासीन लिगेंड हुआ, एक न्यूट्रल लिगेंड हुआ। मतलब उस लिगेंड पर ना तो पॉजिटिव चार्ज होगा ना नेगेटिव चार्ज होगा। इस NH3 के अंदर नाइट्रोजन अपनी तीनों बैलेंसी कंप्लीट कर रहा है, इसलिए इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो क्या होगा, 0। अब मैंने क्या बात बोली है कि जैसे जैसे नाइट्रोजन की बैलेंसी गड़बड़ाती जाएगी वैसे वैसे उस पर चार्ज आता जाएगा। चलो ठीक है, अब मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए NH2, ठीक है ना। अब इस NH2 पर हम लोगों को चार्ज देखना है कि भाई इस NH2 पर कौन सा चार्ज होता है, ठीक है ना। इस NH2 पर हम लोगों को चार्ज देखना है। तो देखो नाइट्रोजन की बैलेंसी कितनी होती है, 3। लेकिन यहां पर नाइट्रोजन कितनी बैलेंसी कर रहा है, 2 बैलेंसी कर रहा है। कितनी बैलेंसी गड़बड़ा रही है उसकी, 1 बैलेंसी गड़बड़ा रही है। तो यहां पर इस पर कौन सा चार्ज होगा, -1। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना कि भाई नाइट्रोजन की होती कितनी बैलेंसी है, 3 बैलेंसी। लेकिन यहां पर नाइट्रोजन कितनी बैलेंसी कर रहा है, 2 बैलेंसी। तो कितनी बैलेंसी गड़बड़ा रही है, 1। तो इस पर कौन सा चार्ज होगा, -1। तभी तो हमको पता है कि हम NH2 को क्या बोलते हैं, NH2-। चलो ठीक है, अब एक काम करते हैं, अगले केस में हम एक हाइड्रोजन एटम और निकाल देते हैं। तो ये क्या हो गया आप लोगों का, NH हो गया। अब इस NH पर हम लोगों को चार्ज देखना है। तो एक बात बताइए बेटा, नाइट्रोजन पर नाइट्रोजन की बैलेंसी कितनी होती है, 3। यहां पर नाइट्रोजन कितनी बैलेंसी कर रहा है, 1। कितनी बैलेंसी गड़बड़ा रही है उसकी, 2 बैलेंसी गड़बड़ा रही है। तो NH पर कौन सा चार्ज होगा, -2। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई। चलो ठीक है, अब की बार मैं एक काम करता हूं, नाइट्रोजन से तीनों हाइड्रोजन एटमों को हटा देता हूं। तो देखो नाइट्रोजन से मैंने यहां पर तीनों हाइड्रोजन एटमों को हटा दिया। और कोई आप लोगों से पूछ ले कि भाई नाइट्रोजन एटम पर कितना चार्ज होता है, तो एक बात बताइए, नाइट्रोजन की बैलेंसी होती कितनी है, 3। लेकिन यहां पर नाइट्रोजन एक भी बैलेंसी कंप्लीट नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ इस N पर कौन सा चार्ज होगा, -3। पहले तो ये बात बताओ बेटा, ये बात आप लोग समझ में आ गई ना कि कोई भी एटम यदि अपनी कंप्लीट बैलेंसी कर रहा है तो उस पर चार्ज क्या होगा, 0। लेकिन जैसे जैसे उसकी बैलेंसी गड़बड़ाती जाएगी वैसे वैसे उस पर चार्ज आते जाएंगे। नाइट्रोजन की यहां पर तीनों बैलेंसी कंप्लीट है, ठीक है ना, कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है ना, चार्ज कोई नहीं है। तो यहां पर लिख दिया मैंने चार्ज 0, ठीक है ना। NH2 के अंदर नाइट्रोजन की होती कितनी है, 3। लेकिन इस वक्त नाइट्रोजन कितनी कर रहा है, 2। कितनी गड़बड़ आ रही है, 1। तो NH2 पर कौन सा चार्ज होगा, -1। यहां पर देखो नाइट्रोजन की होती कितनी है, 3। लेकिन इस वक्त नाइट्रोजन कितनी कर रहा है, 1 कर रहा है। कितनी गड़बड़ आ रही है, 2। तो NH पर कौन सा चार्ज होगा, -2। यहां पर मैंने नाइट्रोजन का केस लिया था, नाइट्रोजन की होती कितनी बैलेंसी है, 3। लेकिन यहां पर नाइट्रोजन एक भी बैलेंसी कंप्लीट नहीं कर रहा है, इसलिए यहां पर इस पर -3 चार्ज आएगा। बात आप लोग समझ में आ गई। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और दूसरा एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने ले लेता हूं। तो देखो यहां पर ले लेता हूं मैं आप लोगों के लिए H2O का एग्जांपल, ठीक है ना।
ये आप लोगों को कौन हो गया, वाटर, और ये भी आप लोगों को कौन हो गया, लिगेंड। क्योंकि लिगेंड की मैंने क्या डेफिनेशन बोली है कि उन सभी को हम लिगेंड बोलते हैं जिन पर कम से कम एक इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हो। तो यहां पर ऑक्सीजन पर कितने इलेक्ट्रॉन युग्म है, 2 इलेक्ट्रॉन युग्म है। चलो ठीक है, इस पर भी हम चार्ज देख लेते हैं। यहां पर लिख देता हूं आवेश, ठीक है ना, आवेश मतलब चार्ज। अब देखो पूरा ध्यान बोर्ड की तरफ रखना। आपको पता है कि ऑक्सीजन एटम की कितनी वैलेंसी होती है, 2। भाई इस ऑक्सीजन से कितने हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं, 2 हाइड्रोजन एटम ही तो जुड़े हुए हैं। ऑक्सीजन की वैलेंसी को हम इस तरीका से तो करते हैं, मतलब ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है, और ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर होते हैं। एक लोन पेयर आप लोगों का ये रहा, एक लोन पेयर आप लोगों का ये रहा, और ऑक्सीजन अपने 2 बॉन्डों से अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करता है। यहां पर इस वाटर के अंदर, पानी के अंदर आप देखिए, यहां पर ऑक्सीजन अपनी दोनों वैलेंसीन को कंप्लीट कर रहा है। तो देखो यदि ऑक्सीजन अपनी दोनों वैलेंसीन को कंप्लीट कर रहा है, तो मैंने क्या बात बोली कि कोई भी एटम यदि अपनी कंप्लीट वैलेंसी कर रहा है तो उस पर चार्ज क्या होगा, 0। तो यहां पर देखो जो आप लोगों का ये H2 है ना, ये H2 जो आप लोगों का H2 है, यहां पर इस पर चार्ज होगा वो क्या होगा, 0 होगा। चलो ठीक है, अब मैं यहां पर एक काम करता हूं, ऑक्सीजन से जो 2 हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं, अब की बार मैं क्या करता हूं, ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन एटम को हटा देता हूं, और मैंने लिख दिया यहां पर OH, ठीक है ना। और किसी ने आपसे यह पूछ ली कि भाई OH पर चार्ज कौन सा होता है, मतलब OH पर कितना चार्ज होता है, तो आप लोगों को मेरी बारी ट्रिक फॉलो करनी है। आप लोगों को कौन सी ट्रिक फॉलो करनी है कि यार एक बात बताओ, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2, ठीक है ना। लेकिन यहां पर ऑक्सीजन केवल एक ही वैलेंसी कर रहा है, वो किसके साथ कर रहा है, हाइड्रोजन के साथ। इसका मतलब ऑक्सीजन की कितनी वैलेंसी गड़बड़ा रही है, 1। तो यहां पर इस OH पर कौन सा चार्ज हो जाएगा, -1। बात आप लोग समझ में आ गई ना, इस ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज होगा, -1। चलो ठीक है, अगले वाले केस में मैं एक काम करता हूं, इस ऑक्सीजन से इस हाइड्रोजन को भी मैं हटा देता हूं, और यहां पर केवल और केवल मैं ऑक्सीजन लिख देता हूं। अब एक बात बताओ बेटा मुझे आप, क्या ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2। लेकिन यहां पर ऑक्सीजन एक भी वैलेंसी कंप्लीट नहीं कर रहा है। तो यदि ऑक्सीजन एक भी वैलेंसी कंप्लीट नहीं कर रहा है तो कितनी गड़बड़ आ रही है, 2। तो यहां पर कितना चार्ज हो गया, -2। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना, कि यहां पर ऑक्सीजन पर कितना चार्ज हो गया, -2। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक एग्जाम्पल और लेता हूं। एक एग्जाम्पल ले लिया बेटा मैंने आप लोगों के सामने, CH4, ठीक है ना, CH4 मेथेन का ले लिया। अब हम लोगों को इस पर आवेश देखना है, मतलब चार्ज देखना है। तो देखो आप लोगों को पता है कि कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4, ठीक है ना। कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4। यदि कार्बन अपनी चारों वैलेंसी को कंप्लीट कर रहा है तो उस पर चार्ज क्या होगा, 0, ठीक है। अब मैं आप लोगों के सामने इसकी सभी फॉर्म लिख देता हूं। एक तो CH4 लिख दिया, एक CH3 लिख दिया, एक CH2 लिख दिया, एक CH लिख दिया, और एक मैंने किसको लिख दिया, सिंगल कार्बन को। अब कोई आपसे यह पूछ ले कि भैया इन सभी पर आप चार्ज बताइए, तो आप लोगों को मेरे वाला कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। मेरे वाला कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि यदि कोई भी एटम अपनी कंप्लीट वैलेंसी कर रहा है तो उस पर चार्ज क्या होगा, 0। और जैसे जैसे वैलेंसी गड़बड़ाती जाएगी वैसे वैसे उस पर चार्ज आता जाएगा। चलो ठीक है, देखते हैं। यहां पर कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4, और कार्बन से चारों हाइड्रोजन एटम अपनी कंप्लीट वैलेंसी कर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ CH4 पर जो चार्ज होगा वो क्या होगा, 0। ठीक है, बात करते हैं हम CH3 की। कार्बन की होती कितनी है, 4, लेकिन यहां पर कार्बन कितनी वैलेंसी कर रहा है, 3। कितनी गड़बड़ आ रही है, 1। तो यहां पर इस पर हो जाएगा -1। चलो ठीक है, इस वाले को देखो, कार्बन की होती कितनी है, 4, लेकिन इस वक्त कार्बन कितनी वैलेंसी कर रहा है, 2। तो कितनी वैलेंसी गड़बड़ आ रही है, तो यहां पर लिख दो आप -2। चलो ठीक है, इसमें देखिए आप लोग, कार्बन की होती कितनी है, 4, लेकिन इस वक्त कार्बन केवल एक ही वैलेंसी कर रहा है। तो कार्बन की कितनी वैलेंसी गड़बड़ आ रही है, 3। तो इस CH पर कौन सा चार्ज होगा, -3, ठीक है ना। इस CH पर कौन सा चार्ज होगा, -3। और यदि आप लोगों से कोई कार्बन पर यहां पर चार्ज पूछ ले कि भाई कार्बन पर कौन सा चार्ज होता है, तो कार्बन की वैलेंसी होती कितनी है, 4, लेकिन इस वक्त कार्बन एक भी वैलेंसी को कंप्लीट नहीं कर रहा है। तो कितनी वैलेंसी कार्बन की यहां पर गड़बड़ आ रही है, तो वो कितनी वैलेंसी गड़बड़ आ रही है, 4 वैलेंसी गड़बड़ आ रही है। तो यहां पर इस कार्बन पर कितना चार्ज हो जाएगा, -4। पहले तो ये बात बताओ बेटा, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई ना, कि किसी भी
किसी भी लिगेंड पर हम चार्ज किस तरीका से देख लें वो आप लोगों को देखना है। बात आप लोगों को समझ में आ गई? चलो ठीक है। अब देखो उदासीन लिगेंड आप लोगों के लिए बता दिए, ठीक है ना। ये नेगेटिव चार्ज लिगेंडों पर किस तरीका से आते हैं ये भी आप लोगों के लिए बता दिए। अब मैं ये बता देता हूं कि किसी लिगेंड पर अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो पॉजिटिव चार्ज किस तरीका से आता है वो भी मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। तो देखो यहां पर जगह खाली है, मैं यहां पर बता देता हूं। आप लोगों को पता है ये कौन हो गया हम लोगों का NH3, ठीक है ना। ये कौन हो गया NH3। और मैंने आप लोगों से क्या बात बोली है कि नाइट्रोजन की कितनी वैलेंसी होती है 3, और यहां पर नाइट्रोजन अपनी 3 वैलेंसी कंप्लीट कर रहा है। सपोज कीजिए ये नाइट्रोजन यहां पर ये जो लोन पेयर है ना इसको यदि किसी के लिए दे दे, ठीक है ना। तो यदि नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को किसी दूसरे के लिए दे दे तो कॉमन सी बात है उसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, मतलब बॉन्ड बना लेगा। तो देखो आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो ये बंद होता है, बॉन्ड होता है, और एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस नाइट्रोजन के पास में एक बॉन्ड बनाने की क्षमता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर होता है और एक बॉन्ड में भी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो यदि ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को किसी दूसरे के लिए दे दे तो उसके साथ बॉन्ड का निर्माण कर लेगा। किस तरीका से? सपोज कीजिए ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर किसी हाइड्रोजन के लिए दे दे, ठीक है ना, तो उससे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, लेकिन उस कंडीशन में इस नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। वो इसलिए क्योंकि आप अच्छी तरीका से जानते हो कि यदि नाइट्रोजन अपना लोन पेयर किसी दूसरे के लिए देगा तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, और कमी को हम केमिस्ट्री में किससे शो करते हैं? प्लस से। और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को हम केमिस्ट्री में किससे शो करते हैं? माइनस से। तो ये देखिए अगर ये नाइट्रोजन एटम अपना लोन पेयर इस हाइड्रोजन के लिए दे दे तो ये हो गया आप लोगों का NH4, और यहां पर नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई ना। एक एग्जांपल और लेता हूं, जैसे कि मैं तो वाटर का ही ले लेता हूं। ये मैंने किसका उदाहरण ले लिया? H2O का, ठीक है ना, मतलब वाटर का मैंने आप लोगों के सामने उदाहरण ले लिया। यहां पर आप लोगों को पता है कि ऑक्सीजन एटम कितनी बैलेंसी कर रहा है? अपनी 2 बैलेंसी कर रहा है। किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। अब ऑक्सीजन के पास में 2 पेयर है, एक पेयर ये रहा इलेक्ट्रॉनों का, एक पेयर ये रहा। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन किसी दूसरे को यदि दोनों पेयरों को दे दे तो वो बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, लेकिन ऑक्सीजन बहुत ही ज्यादा विद्युत ऋणी तत्व है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा होती है, तो ये दोनों पेयरों को तो नहीं देता। लेकिन इमरजेंसी कंडीशन में ऑक्सीजन एटम अपना एक लोन पेयर किसी दूसरे के लिए डोनेट कर सकता है। तो सपोज कीजिए ये ऑक्सीजन एटम अपना एक लोन पेयर किसी हाइड्रोजन को दे दे, ठीक है ना, हाइड्रोजन को दे दे, तो ये हो गया आप लोगों का H3O, ठीक है ना। ये कौन हो गया आप लोगों का? H3O। और ये जो लोन पेयर है वो किसके लिए दे दिया उसने? हाइड्रोजन के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि इस लोन पेयर ने एक हाइड्रोजन के साथ बंध बना लिया, लेकिन इस कंडीशन में ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, और यहां पर इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज। इसलिए तो आप लोगों को पता है कि NH4 को हम क्या बोलते हैं? NH4 प्लस। H3O को हम क्या बोलते हैं? H3O प्लस, क्योंकि ऑक्सीजन एटम यहां पर एक लोन पेयर किसके लिए दे रहा है? हाइड्रोजन के लिए, और यहां पर नाइट्रोजन एटम एक लोन पेयर अपना किसके लिए दे रहा है? हाइड्रोजन के लिए। तो ये तो आप लोगों का NH4 प्लस हो जाएगा, ये आप लोगों का H3O प्लस हो जाएगा। पहले तो ये बात बताओ कि आप लोगों को चार्ज देखना आ गया कि किसी भी लिगेंड पर हम चार्ज का किस तरीका से पता करेंगे कि इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा या इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है ना। एक बात ध्यान में रखना, कुछ बच्चे ये दिमाग लगा रहे हो कि सर ऑक्सीजन के पास में एक लोन पेयर और है और इसको भी क्या किसी के लिए दे सकता है? नहीं बेटा, अब ऑक्सीजन एटम किसी के लिए अपने लोन पेयर को नहीं देगा। उसका रीजन ये होता है कि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता पूरी आवर्त सारणी में नंबर 2 पर आती है। नंबर 1 पर तो कौन होता है? फ्लोरीन। और फ्लोरीन के बाद अगर सबसे ज्यादा विद्युत ऋणी तत्व होता है तो वो कौन होता है? आप लोगों का ऑक्सीजन, ठीक है ना। फ्लोरीन के बाद यदि सबसे ज्यादा विद्युत ऋणी तत्व होता है तो वो कौन होता है? ऑक्सीजन। और जितने भी विद्युत ऋणी जो तत्व होते हैं ना वो कभी भी अपने पास में पॉजिटिव पसंद नहीं करते, हमेशा वो ये चाहते हैं कि हम लोगों के पास में नेगेटिव चार्ज रहे। तो इमरजेंसी कंडीशन में ऑक्सीजन एक लोन पेयर तो दे देता है,
और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आ गया, लेकिन अगले लोन पेयर को वो किसी के लिए नहीं देगा, क्योंकि विद्युत ऋण तत्व होने के कारण यदि ऑक्सीजन ने ये लोन पेयर भी दे दिया ना, तो जो आप लोगों का यौगिक बनेगा वो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होगा, टिकेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इतना ज्यादा विद्युत ऋण हो जाएगा कि जैसे ही बॉन्ड बनेगा तुरंत ही उस बॉन्ड को तोड़ देगा, तो वो स्टेबल नहीं रहेगा। पहले तो ये बात बताओ, ये बात आप लोग समझ में आ गई ना। और एक बात ध्यान में रखना, ऑक्सीजन अगर एक लोन पेयर को भी देगा ना तो वो इमरजेंसी में देगा, क्योंकि ऑक्सीजन कभी नहीं चाहता कि मेरे पास में पॉजिटिव चार्ज आए, या फ्लोरीन भी कभी नहीं चाहेगा कि मेरे पास में पॉजिटिव चार्ज आए, क्योंकि विद्युत ऋणी तत्व हमेशा ही अपने पास में नेगेटिव चार्ज पसंद करते हैं। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई? तो इस तरीका से आप लिगेंडों पर चार्ज देख सकते हो कि किस लिगेंड पर तो पॉजिटिव चार्ज आएगा और किस लिगेंड पर नेगेटिव चार्ज आएगा, या कौन सा लिगेंड हम लोगों का उदासीन होगा। बात आप लोग समझ में आ गई? चलो ठीक है, अब मैं एक काम करता हूं, इन सभी लिगेंडों के आप लोगों के सामने एग्जाम्पल लिख देता हूं कि उदासीन लिगेंड के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, ऋणावेशित लिगेंड के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, और धनावेशित लिगेंड के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। ठीक है बच्चों, तो देख लो बोर्ड की तरफ, मैं मिटा देता हूं इसको। पहली हेडिंग ले रहा हूं मैं उदासीन लिगेंड, और जितने भी आप लोगों को उदासीन लिगेंड है ना, उन सभी के एग्जाम्पल आप लोगों के मैं सामने लिख देता हूं। तो इधर देखिए, मैंने आप लोगों के सामने जितने भी आप लोगों के उदासीन लिगेंड हैं, वो सभी उदासीन लिगेंडों के मैंने आप लोगों के सामने एग्जाम्पल लिख दिए। बात आप लोग समझ में आ गई ना कि उदासीन लिगेंड किनको बोलते हैं। मैं लिख देता हूं, बे लिगेंड, बे लिगेंड, बे लिगेंड जिनके पास, बे लिगेंड जिनके पास, बे लिगेंड जिनके पास कोई आवेश, कोई आवेश, कोई आवेश उपस्थित नहीं होता, उपस्थित नहीं होता, कोई आवेश उपस्थित नहीं होता। ठीक है ना। उदासीन लिगेंड हम किनको बोलते हैं कि बे लिगेंड जिनके पास में कोई भी चार्ज नहीं होता, ना ही तो उन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और ना ही उन पर नेगेटिव चार्ज होता है। बात आप लोग समझ में आ गई ना। और वो सारे एग्जाम्पल आप लोगों के सामने लिख दिए कि उदासीन लिगेंड में हम लोगों के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। तो देखो, एक आप लोगों का NH3 है, एक CO, NO, CS, NS, H2O वाटर, और ये कौन हो गया C5H5N, जो कि कौन होता है आप लोगों का प्रीडीन। एक हो गया RNH2, R2NH, एक हो गया R3N, एक हो गया आप लोगों का PH3, PR3, PC6H5 का होल्थराइज, एक हो गया आप लोगों का C6H5NH2 मतलब एनिलीन, एक हो गया आप लोगों का NH2NH2, एक हो गया आप लोगों का NH2CH2CH2NH2, और इनके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि उदासीन लिगेंडों में आते हैं। बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो उदासीन लिगेंड आप लोग समझ में आ गई। चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब मैं दूसरी हेडिंग ले लेता हूं, उसमें मैं डिस्कशन करूंगा ऋणावेशित लिगेंड, मतलब वे लिगेंड जिन पर कौन सा चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, मतलब ऋणायन हो। तो देखो, उसको भी मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूं, देख लो। हेडिंग वही आप लोगों की दूसरी, ऋण आवेशित लिगेंड, ऋण आवेशित, ऋण आवेशित लिगेंड, ऋण आवेशित लिगेंड। ऋण आवेशित लिगेंड मतलब एनायनिक लिगेंड। तो देखो, बोर्ड की तरफ देखिए, दूसरी हेडिंग मैंने आप लोगों के सामने क्या लिया है, ऋण आवेशित लिगेंड मतलब एनायनिक लिगेंड। तो इन लिगेंडों की क्या डेफिनेशन हो गई कि बे लिगेंड जिन पर ऋण आवेश होता है, बे लिगेंड जिन पर ऋण आवेश होता है मतलब नेगेटिव चार्ज होता है, वो सभी कौन होते हैं आप लोगों के ऋण आवेशित लिगेंड। तो मैं लिख देता हूं आप लोगों के सामने यहां पर, बे लिगेंड, बे लिगेंड, बे लिगेंड जिनके पास, बे लिगेंड जिनके पास, बे लिगेंड जिनके पास ऋण आवेश होता है, बे लिगेंड जिनके पास ऋण आवेश होता है,
वो सभी लिगेंड हम लोगों के कौन से होते हैं, ऋण आवेशित लिगेंड मतलब एनायनिक लिगेंड। अब आप लोगों की ये ऋण आवेशित लिगेंड एनायनिक लिगेंड कौन कौन से हो सकते हैं, उनको मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया। देखो आप लोगों के कौन कौन से लिगेंड हो सकते हैं ऋण आवेशित, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, OH माइनस, H माइनस, NO2 माइनस, NO3 माइनस, SH माइनस, Cn माइनस, C5H5 माइनस, CH3 माइनस, CO3 माइनस 2, SO4 माइनस 2, C2O4 माइनस के 2, CH3 COO माइनस, PO4 माइनस के 3, C6H5 माइनस के, ठीक है ना, C6H5 माइनस। और इनके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं जिनके पास में कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। बात आप लोगों को समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो कंप्लीट हो गया आप लोगों का ऋण आवेशित लिगेंड का, और बाकी के नोट्सों की मैंने आप लोगों के लिए बताई रखी है। मेरी क्लास को लेने के बाद जो राम चतुर्वेदी एकेडमी ऐप है वहां पर मैंने आप लोगों के कंप्लीट नोट्स डाल रखे हैं। तो क्लास को लेने के बाद जितनी मैंने क्लास ली है इस लेक्चर में उतने नोट्सों को पढ़ लेना, फिर उन नोट्सों को आप लोग फियर कॉपी में उतार देना। यह पढ़ने का मैंने आप लोगों के लिए तरीका बताया है और सभी बच्चे इसी तरीके को फॉलो करेंगे, क्योंकि इस तरीके के अंदर एक टॉपिक जो आप लोगों ने पढ़ लिया और अपनी फियर कॉपी में उतार दिया, उस टॉपिक को आप कभी नहीं भूलोगे। आ गई ना बच्चों बात ध्यान में, ठीक है ना। तो मैं एक काम करता हूं, अब तीसरी हेडिंग डाल देता हूं, धनावेशित लिगेंड मतलब कैटायनिक लिगेंड। धनावेशित लिगेंड मतलब कैटायनिक लिगेंड। तीसरी हेडिंग हो गई आप लोगों की धनावेशित लिगेंड। धन आवेशित लिगेंड मतलब कैटायनिक लिगेंड। धन आवेशित लिगेंड मतलब कैटायनिक लिगेंड, ठीक है ना। धनावेशित लिगेंड की डेफिनेशन क्या हो गई, धनावेशित लिगेंड की क्या डेफिनेशन हो गई कि वे लिगेंड जिनके पास में धन आवेश होता है मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है। तो मैं लिख देता हूं धनावेशित लिगेंड में वे लिगेंड जिनके पास धन आवेश होता है, धनावेश मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है, वे लिगेंड जिनके पास धन आवेश होता है, ठीक है ना, उन सभी को हम क्या बोलते हैं, धनावेशित लिगेंड। और इनके आप लोगों के ज्यादा एग्जाम्पल नहीं है, हम लोगों के सिलेबस में 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं। मैं तीनों एग्जाम्पलों को आप लोगों के सामने लिख देता हूं जो कि किसके अंदर आते हैं, धनावेशित लिगेंड के अंदर। तो देखो जो 3 एग्जाम्पल आप लोगों के धनावेशित लिगेंड में दे रखे हैं वो कौन कौन से दे रखे हैं। एक तो बेटा आप लोगों के लिए NO+ दे रखा है, ठीक है ना, एक तो आप लोगों के NO+ दे रखा है, एक दे रखा है आप लोगों का NO2+, और एक दे रखा है आप लोगों का NH2NH3+। अब देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, इन लिगेंडों के अंदर क्या होता है, धनावेशित लिगेंडों के अंदर क्या होता है कि वे लिगेंड जिनके पास में पॉजिटिव चार्ज होता है अर्थात धनावेश होता है उनको हम क्या बोलते हैं, धनावेशित लिगेंड बोलते हैं। मैंने अभी आप लोगों के लिए बताया है कि इनके ज्यादा एग्जाम्पल नहीं है। एक तो हम लोगों के सिलेबस में NO+ दे रखा है, एक NO2+ दे रखा है और एक NH2NH3+ दे रखा है। इनके अंदर क्या होता है कि डोनर एटम 2 होते हैं, एक होता है नाइट्रोजन, एक होता है ऑक्सीजन। यहां पर भी नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, यहां पर भी नाइट्रोजन है और दूसरा वाला नाइट्रोजन है। तो जिस नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर प्रेजेंट होगा वही मेटल के साथ उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करेगा, और जिसके पास में पॉजिटिव चार्ज होगा वो बंध का निर्माण नहीं करेगा, क्योंकि पॉजिटिव के पास में तो इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं भाई। इलेक्ट्रॉन किसके पास में होते हैं, या तो नेगेटिव चार्ज के पास में इलेक्ट्रॉन होते हैं, या फिर जिनके पास में लोन पेयर होता है उनके पास में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां पर देखिए आप लोग, यहां पर आप लोगों का ये जो नाइट्रोजन एटम है ना, नाइट्रोजन एटम, ये नाइट्रोजन एटम क्या हो गया आपका, दाता परमाणु मतलब डोनर एटम, क्योंकि ये नाइट्रोजन एटम क्या होगा, अपने लोन पेयर को मेटल के लिए दे देगा, और मेटल के साथ कौन से बंध का निर्माण करेगा, उपसहसंयोजक बंध का मतलब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का। इसके अंदर भी देखिए यहां पर भी डोनर एटम कौन है आप लोगों का, नाइट्रोजन, और यहां पर भी डोनर एटम कौन हो गए आप लोगों का, नाइट्रोजन, जो कि मेटल के साथ उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं। तो ये 3 एग्जाम्पल हो गए आप लोगों के धनावेशित लिगेंड के, ठीक है ना। तीनों एग्जाम्पलों को आप लोग याद कर लेना, ठीक है बच्चों। तो आज के इस लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं।
आज के इस लेक्चर में मैंने किसके बारे में डिस्कशन किया है? लिगेंडों के बारे में और लिगेंडों के वर्गीकरण के बारे में, मतलब क्लासिफिकेशन के बारे में। आज के इस लेक्चर में मैंने लिगेंडों का आप लोगों का पहला वर्गीकरण पढ़ाया है कि आवेश के आधार पर लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने अभी आप लोगों के सामने बताया है कि आवेश के आधार पर लिगेंड 3 प्रकार के होते हैं। एक तो उदासीन लिगेंड होते हैं, एक ऋणावेशित लिगेंड होते हैं और एक धनावेशित लिगेंड होते हैं। उदासीन लिगेंड उनको बोलते हैं जिन लिगेंडों पर कोई भी चार्ज नहीं होता। ऋणावेशित लिगेंड उनको बोलते हैं जिन लिगेंडों पर नेगेटिव चार्ज होता है, और धनावेशित लिगेंड उनको बोलते हैं जिन लिगेंडों पर पॉजिटिव चार्ज होता है। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई? ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास को मैं यहीं तक रखता हूं। मिलता हूं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।